कार्बन और कार्बन से निर्मित कार्बनिक यौगिक हमारे जीवन का मुख्य आधार होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वसा और एंजाइम आदि का निर्माण होता है। और इसके अलावा ये हमारे जीवन के हर पहलू पर किसी न किसी रूप में शामिल होता है। तो चलिए आज हम इन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना सीखते हैं। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण IUPAC नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित कुछ चरणों के आधार पर किया जाता है। और इस IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और अब हम इस नामकरण के चरणों को समझने से पहले इसमें काम आने वाले कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। और ये हैं मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न और पूर्व लग्न। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके बारी-बारी से समझते हैं। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं मूल शब्द। तो देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनों की संख्या को दर्शाने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मूल शब्द। जैसे किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसे दर्शाने के लिए जो मूल शब्द काम में लिया जाता है वो है मेथ। इसी तरह अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 2 है तो उसे दर्शाने के लिए काम में लिए जाने वाला शब्द है एथ। और 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इस तरह अलग अलग कार्बन की संख्या होने पर उनके लिए अलग अलग मूल शब्द काम में लिए जाते हैं। अब हम प्राथमिक अनुलग्न समझ लेते हैं। तो देखिए, प्राथमिक अनुलग्न वे शब्दांश होते हैं जो नामकरण के दौरान मूल शब्द के ठीक बाद जोड़े जाते हैं। और सहसंयोजक बंध के प्रकार के आधार पर मूल शब्द के बाद अलग अलग तरह के प्राथमिक अनुलग्न जोड़े जाते हैं। जैसे अगर कार्बनिक यौगिक में सभी बंध एकल प्रकार के हैं तो ऐसे में जो प्राथमिक अनुलग्न जोड़ा जाएगा वो होगा एन। और अगर एक या एक से अधिक द्विआबंध है तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक अनुलग्न जोड़ा जाएगा वो होगा इन। और अगर कार्बनिक यौगिक में एक या एक से अधिक त्रिआबंध है तो ऐसी स्थिति में जो प्राथमिक अनुलग्न जोड़ा जाएगा वो होगा आइन। अब हम द्वितीयक अनुलग्न समझ लेते हैं। तो देखिए, द्वितीयक अनुलग्न वे शब्दांश होते हैं जो नामकरण के दौरान प्राथमिक अनुलग्न के ठीक बाद जोड़े जाते हैं। और प्रकार्यात्मक समूह के अनुसार प्राथमिक अनुलग्न के बाद अलग अलग प्रकार के द्वितीयक अनुलग्न जोड़े जाते हैं। जैसे अगर किसी कार्बनिक यौगिक में OH प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में जोड़े जाने वाला द्वितीयक अनुलग्न होगा ओल। इसी तरह अगर किसी कार्बनिक यौगिक में CHO प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जोड़े जाने वाला द्वितीयक अनुलग्न होगा एल। और इसी तरह अगर किसी कार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह CO जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जोड़े जाने वाला द्वितीयक अनुलग्न होगा ओन। और इसी तरह अगर मान लो किसी भी कार्बनिक यौगिक में COOH प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए द्वितीयक अनुलग्न जोड़ा जाएगा वो होगा ओइक अम्ल। अब हम पूर्व लगन समझ लेते हैं। तो देखिए, पूर्व लगन वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो नामकरण के दौरान मूल शब्द से ठीक पहले जोड़े जाते हैं। और विषम परमाणु या एल्किल के अनुसार पूर्व लगन अलग अलग प्रकार के जोड़े जाते हैं। जैसे विषम परमाणु और उनके लिए पूर्व लगन देखें तो क्लोरीन के लिए पूर्व लगन होता है क्लोरो, फ्लोरीन के लिए पूर्व लगन होता है फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए पूर्व लगन होता है ब्रोमो। इसी तरह अगर एल्किल और उसके लिए पूर्व लगन देखें तो CH3 के लिए होता है पूर्व लगन मेथिल और C2H5 के लिए पूर्व लगन होता है एथिल। तो चलिए अब हम नामकरण के चरणों को समझते हैं। तो देखिए, नामकरण का पहला चरण है मुख्य श्रृंखला को चुनना या मुख्य श्रृंखला का चुनाव। इसमें क्या होता है कि कोई कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला शाखित है तो ऐसे में उन सभी श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला को चुनना होता है और वो ही श्रृंखला क्या होती है, मुख्य श्रृंखला। और इस मुख्य श्रृंखला को चुनते समय हमें प्राथमिकता क्रम का ध्यान रखना होता है। इसका मतलब है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो तो ऐसे में उस मुख्य श्रृंखला को चुनना है जिसमें प्रकार्यात्मकता समूह शामिल हो, मतलब प्रकार्यात्मकता समूह को प्राथमिकता देनी है। इसी तरह इसके बाद द्विआबंध या त्रिआबंध को प्राथमिकता देनी है। इसके बाद सबसे लंबी श्रृंखला को
प्राथमिकता देनी है और इसके बाद एल्किल या विषम परमाणु को प्राथमिकता देनी है। अब हम इस चरण को एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास कोई एक कार्बनिक यौगिक की संरचना है और इसमें 1, 2 और 3, इन 3 श्रृंखलाओं में से एक को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनना है। तो देखिए, मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनने के लिए हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी प्रकार्यात्मक समूह की, और इस यौगिक के अंदर प्रकार्यात्मक समूह OH है, जो कि पहली और दूसरी श्रृंखला पर उपस्थित है। इसका मतलब यह है तीसरी श्रृंखला पर नहीं उपस्थित है, और इसीलिए तीसरी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला नहीं मान सकते हैं। और ये जो पहली श्रृंखला है, ये सबसे लंबी श्रृंखला है, लेकिन हमें सबसे लंबी श्रृंखला से पहले प्राथमिकता देनी है द्वि या त्रिबंध को, और पहली श्रृंखला में मात्र एक द्विबंध है, जबकि दूसरी श्रृंखला में 2 द्विबंध है। इसलिए हमें दूसरी श्रृंखला को ही मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनना होगा। इस तरह हम इस चरण की सहायता से किसी भी कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला को चुन सकते हैं। अब देखिए, दूसरा चरण है मुख्य श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का अंकन। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमने पहले चरण में मुख्य श्रृंखला चुनी थी, उसके सभी कार्बन को नंबर देते हुए उनकी गिनती करना, और ये जो गिनती की जाती है वो मुख्य श्रृंखला के राइट सिरे या लेफ्ट सिरे से की जाती है। तो अब हमारे पास सवाल है कि हमें गिनती किस सिरे से करनी चाहिए। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्राथमिकता क्रम का ध्यान रखना होता है। तो प्राथमिकता क्रम के अनुसार क्या होता है कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है, तो ऐसे में हमें गिनती उस साइड से करनी चाहिए जिस साइड से प्रकार्यात्मक समूह को कम से कम अंक मिले, या फिर जिस साइड प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो। और इसके बाद हमें प्राथमिकता देनी है द्विआबंध या त्रिआबंध को, और इसके बाद हमें देनी है एल्किल या विषम परमाणु को। अब हम इस चरण को पिछले चरण के उदाहरण के साथ कंटिन्यू करते हुए समझते हैं। तो देखिए, हमने पिछले चरण में मुख्य श्रृंखला चुनी थी, जिसमें लेफ्ट साइड वाले सिरे को हम लेफ्ट सिरा कहेंगे और राइट साइड वाले सिरे को हम राइट सिरा कहेंगे। तो अब हमें प्राथमिकता क्रम के अनुसार सबसे पहले प्राथमिकता देनी है प्रकार्यात्मक समूह को, और इस यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह है OH। तो ऐसे में हमें OH की साइड से ही गिनती शुरू करनी होगी। इसका मतलब OH राइट साइड है, तो हमें राइट साइड से ही गिनती शुरू करनी होगी। इसलिए हम राइट साइड के पहले कार्बन को 1 नंबर देते हुए आगे के कार्बन को 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर देंगे। इसी तरह हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला के सभी कार्बनों को नंबर देते हैं। अगर मान लो इस उदाहरण में OH समूह नहीं होता, तो ऐसे में हम द्वि या त्रिबंध को प्राथमिकता देते, और अगर वो भी नहीं होता तो ऐसे में हमें एल्किल समूह या विषम परमाणु को प्राथमिकता देनी होती है। अब हम तीसरा चरण देखते हैं। तो देखिए, तीसरा चरण है मूल शब्द लिखना, और इसका मतलब होता है कि जो हमने पिछले चरण में मुख्य श्रृंखला चुनी होती है, उस मुख्य श्रृंखला में जितने भी कार्बन होते हैं, उन टोटल कार्बनों की संख्या के आधार पर हमें मूल शब्द लिखना होता है। जैसे हम इसे पिछले चरण वाले उदाहरण से कंटिन्यू करते हुए समझे, तो देखो, हमने जो ये कार्बनिक यौगिक देखा था, इसमें जो मुख्य श्रृंखला थी, इसमें टोटल कार्बनों की संख्या कितनी थी? 6 थी। और चूंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए हमें इसके लिए मूल शब्द क्या लिखना होगा? हेक्स। और इसी तरह अन्य किसी भी कार्बनिक यौगिक का भी हमें मूल शब्द लिखना होता है। अब हम चौथा चरण देख लेते हैं। तो देखो, चौथे चरण के अनुसार हमें क्या करना होता है? मूल शब्द के ठीक बाद हमें प्राथमिक अनुलग्न जोड़ना होता है, और इस प्राथमिक अनुलग्न को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ शर्तें होती हैं, और इनमें से पहली शर्त है कि यदि कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच सभी बंध एकल प्रकार के हो, तो ऐसे में हमें मूल शब्द के बाद डायरेक्ट एन जोड़ देना होता है। इसके बाद दूसरी शर्त है कि यदि मुख्य श्रृंखला में एक ही द्वि या त्रिआबंध हो, तो ऐसे में हमें मूल शब्द के बाद पहले उस कार्बन का नंबर लिखना है जिस कार्बन के बाद वो आबंध उपस्थित है, और उसके बाद हमें प्राथमिक अनुलग्न लगाना होता है। और अब हमारे पास इसके बाद तीसरी शर्त है कि यदि मुख्य श्रृंखला के अंदर एक से अधिक द्वि या त्रिआबंध उपस्थित हो, तो ऐसे में हमें मूल शब्द के बाद पहले ए जोड़ना होता है, और उसके बाद हमें उन सभी कार्बनों की संख्या लिखनी है जिनके बाद आबंध लगा होता है, और उसके बाद हमें डाई, ट्राई या टेट्रा में से किसी एक को लगाना होता है, और उसके बाद हमें प्राथमिक अनुलग्न लगाना होता है। और जो हमें डाई, ट्राई, टेट्रा है, इनमें से एक का इस्तेमाल कैसे और कब करना चाहिए? तो देखो, अगर 2 आबंध उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में हमें डाई लगाना है,
अगर 3 आबंद उपस्थित हो तो ऐसे में हमें ट्राई लगाना है, और अगर 4 आबंद उपस्थित हो तो ऐसे में हमें टेट्रा लगाना है। अब हमें एक नोट भी ध्यान रखना है। तो देखिए, नामकरण के दौरान किसी भी चरण में अगर 2 अंक लगातार आ रहे हैं तो उनके बीच में हमें कोमा लगाना होता है, और अगर एक शब्द और एक अंक आगे पीछे आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें उन दोनों के बीच में हाइफन के चिन्ह का इस्तेमाल करना होता है। अब हम पिछले चरण के उदाहरण को कंटिन्यू काम लेते हुए इस चरण को समझते हैं। तो देखिए, इस यौगिक के अंदर 2 द्विवाबंद है। इसका मतलब हुआ कि जो पहली और दूसरी शर्त है ये तो यहाँ पे काम नहीं आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरी शर्त है वो ही काम आएगी। तो देखिए, तीसरी शर्त के अनुसार पहले तो हमें मूल शब्द के बाद ए लगाना होता है, मतलब कि यहाँ पे जो हेक्स है उसके बाद में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा। और इसके बाद हमें कार्बन नंबर लिखना है, मतलब कि जो द्विआबंध है वो जिन जिन कार्बनों पे उपस्थित है उन कार्बनों के नंबर लिखने हैं। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे जो द्विआबंध है वो 2 है, और इनमें से पहला तो 3 नंबर के कार्बन पर है, इसलिए हमें पहले 3 लिखना है। और उसके बाद में जो दूसरा है वो 5 नंबर के कार्बन पे है, इसलिए हमें 5 लिख लेना है। और देखिए, जो यहाँ पे हमने कोमा और आइफन लगाया है वो क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे नोट में हमने सीखा है कि अगर 2 नंबर कंटिन्यू आते हैं या 2 अंक कंटिन्यू आते हैं एक के बाद एक, तो उनके बीच में हमें कोमा लगाना होता है। और अगर शब्द और अंक दोनों आगे पीछे आते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें हाइफन का चिन्ह लगाना होता है, जो कि हमने लगाया है। और देखिए, जो ये नंबर लिखे हैं इनके बाद हमें लिखना होता है डाई, ट्राई या टेट्रा में से किसी एक को लिखना होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 द्विआबंध है, इसलिए हमें 2 द्विआबंध होने के कारण यहाँ पे हम डाई लगाएंगे, और उसके बाद हमें प्राथमिक अनुलग्न लगाना है। और चूंकि यहाँ पे द्विआबंध है, और द्विआबंध के लिए जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो होता है ईन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ईन जोड़ देंगे। और इस तरह हम चौथे चरण के इस्तेमाल से नामकरण के दौरान प्राथमिक अनुलग्न को मूल शब्द के बाद जोड़ते हैं। अब 5वां चरण है प्राथमिक अनुलग्न के ठीक बाद द्वितीयक अनुलग्न जोड़ना। और देखो, ऐसा करने के लिए हमें कुछ शर्तें फॉलो करनी होती हैं, जिनमें पहली शर्त है कि मुख्य श्रृंखला के ऊपर यदि एक प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हैं तो ऐसे में हमें प्राथमिक अनुलग्न के बाद पहले तो उस कार्बन नंबर को लिखना है जिस पर प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है, और उसके बाद हमें प्रकार्यात्मक समूह के अनुसार द्वितीयक अनुलग्न लगाना होता है। और अगर इस द्वितीयक अनुलग्न का पहला अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई सा एक है तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्राथमिक अनुलग्न का लास्ट का अल्फ़ाबेट ई को हटा देते हैं। अब हमारे पास दूसरी शर्त है कि यदि एक से अधिक प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो प्राथमिक अनुलग्न के बाद में उन सभी कार्बनों की संख्या लिखते हैं जिन पर जो प्रकार्यात्मक समूह है वो उपस्थित हो, और उसके बाद में डाई, ट्राई या टेट्रा में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में हमें द्वितीयक अनुलग्न लिखना होता है जो कि प्रकार्यात्मक समूह के अनुसार लिखा जाना चाहिए। और यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा का इस्तेमाल होने के कारण प्राथमिक अनुलग्न में से ई को नहीं हटाना होता है। अब हम पिछले चरण के उदाहरण के साथ कंटिन्यू करते हुए इस चरण को समझ लेते हैं। तो देखिए, पिछले चरण में हमने प्राथमिक अनुलग्न ईन लगाया था, तो अब हम इस चरण के अनुसार द्वितीयक अनुलग्न लगाएंगे, और वो इस ईन के ही बाद में लगाएंगे। और देखिए, इस कार्बन के अंदर केवल एक प्रकार्यात्मक समूह OH है, इसका मतलब हम पहली ही शर्त को काम में लेंगे, और पहली शर्त के अनुसार प्राथमिक अनुलग्न के बाद हमें कार्बन नंबर लिखना होता है। और चूंकि ये जो OH है वो पहले कार्बन पर स्थित है, इसलिए कार्बन नंबर हम 1 लिख लेंगे, और उसके बाद में हमें द्वितीयक अनुलग्न लगाना है। चूंकि यहाँ पे प्रकार्यात्मक समूह OH है तो OH के लिए द्वितीयक अनुलग्न होता है ओल, तो इसलिए अब हम ओल लगा लेंगे। और जो ये ओल है वो ओ से शुरू हो रहा है, और ओ से शुरू होने के कारण प्राथमिक अनुलग्न का लास्ट अक्षर ई को हटा देंगे, और इसी तरह हम इस चरण के इस्तेमाल से द्वितीयक अनुलग्न को लगाते हैं। अब हम छठा या अंतिम चरण देखते हैं। तो देखो, इस चरण के अनुसार हमें मूल शब्द के ठीक पहले पूर्व लगन लगाना होता है, और ऐसा करने के लिए हमें कुछ शर्तों को फॉलो करना होता है। और इनमें से पहली शर्त है कि मुख्य श्रृंखला पर एल्किल या विषम परमाणु एक हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पहले तो उनका कार्बन नंबर लिखना होता है, और उसके बाद उनके अनुसार ही हमें पूर्व लगन लगाना होता है, और ये सब हमें मूल शब्द से पहले लगाना होता है। अब दूसरी शर्त है कि मुख्य श्रृंखला पर
एक से अधिक समान एल्किल या विषम समूह उपस्थित हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो हमें उनका कार्बन नंबर लिखना है उन सब का, और उसके बाद हमें डाई ट्राई टेट्रा में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हमें पूर्व लगन जोड़ना होता है, और ये सब हम मूल शब्द से पहले लिखते हैं। अब तीसरी शर्त है कि मुख्य श्रृंखला पर एक से अधिक असमान एल्किल या विषम परमाणु उपस्थित हो तो ऐसे सिचुएशन में हमें सभी का कार्बन नंबर और पूर्व लगन को मूल शब्द से पहले लिखते हैं। और अब हमारे पास सवाल है कि जब असमान एल्किल और विषम परमाणु उपस्थित हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें किसे पहले लिखें। तो इसका जवाब है कि जो भी एल्किल या विषम परमाणु अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले आता है उसे हमें पहले लिखना होता है और बाद वाले को बाद में लिखना होता है। अब चौथी शर्त है कि अगर मुख्य श्रृंखला वलय आकार में हो या हम यूँ कहें कि कार्बनिक यौगिक वलय युक्त हो तो ऐसे में हमें पहले कार्बन नंबर और पूर्व लगन लिखते हैं और उसके बाद में हमें साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करना होता है, और ये सब हमें मूल शब्द से पहले लगाने होते हैं। अब हम पिछले चरण के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए इस चरण को समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एक कार्बनिक यौगिक है इसमें दो तो समान विषम परमाणु Cl है, और इसके अलावा इसमें एक असमान एल्किल C2H5 है। इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे दूसरी और तीसरी शर्त को फॉलो करते हुए मूल शब्द हेक्स से पहले पूर्व लगन लगाना है। तो देखिए जो Cl है इसका पूर्व लगन होता है क्लोरो जो कि C से शुरू होता है, जबकि जो C2H5 है उसका पूर्व लगन होता है एथिल जो कि ई से शुरू होता है, और इसीलिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्लोरो पहले आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमें Cl का पूर्व लगन क्लोरो पहले लिखना होगा। तो देखिए इसको पहले लिखने के लिए हमें पहले तो इसका कार्बन नंबर लिखना होगा। तो देखिए हमारे पास जो दो Cl है इनमें से पहला Cl तो 2 नंबर के कार्बन पर है, इसलिए हम पहले तो 2 लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा Cl है वो 4 नंबर के कार्बन पे है, इसलिए हम 4 नंबर लिख लेंगे। और उसके बाद हम चूंकि 2 Cl है इसलिए डाई को लगा लेंगे, और फिर हम पूर्व लगन क्लोरो को जोड़ देंगे। अब हम C2H5 का पूर्व लगन जोड़ते हैं। तो देखिए C2H5 का पूर्व लगन जोड़ने के लिए पहले तो हमें इसका कार्बन नंबर लिखना होगा। तो देखिए C2H5 5 नंबर के कार्बन पर है, इसलिए पहले तो हम कार्बन नंबर 5 लिख लेंगे, और उसके बाद में हम C2H5 का पूर्व लगन एथिल लिख लेंगे। और इस तरह हमने नामकरण के सभी चरणों को फॉलो करते हुए इस कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया है जो है 2,4-डाइक्लोरो 5 एथिल हेक्सा 3,5 डाई इन 1 ऑल। और इसी तरह हम नामकरण के सभी चरणों को फॉलो करते हुए किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ कार्बनिक यौगिकों की संरचना है जिनका आप नामकरण खुद कीजिए और देखिए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।